नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, ये होता है बॉन्स्टेड-लोरी का सिद्धांत। दोस्तों, आप लोग अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ प्रश्न जो देते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल तरीके से आपको बताऊंगा, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर हम आसानी से बता सकते हैं कि ये अम्ल है और ये क्षार है, खासकर लिटमस पेपर वाला में। लेकिन क्या परीक्षा हाल में हमारे पास लिटमस पेपर रहता है कि हम उसका प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि अम्ल है या क्षार है? लेकिन चलो ठीक है, कुछ केमिकल जो है उसको देखकर हम बता देते हैं, जैसे H2SO4 ये क्या है? अम्ल है। HCl ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल, नाम में ही लिखा हुआ है, तो इनको तो हम बता सकते हैं। लेकिन अगर आपके परीक्षा में कुछ इस प्रकार के जो प्रश्न आ जाए, तब हमारा दिमाग घूम जाता है और हमको समझ नहीं आता है कि ये अम्ल है या क्षार है और इसका पहचान कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इनका पहचान करने का बहुत ही सरल तरीका है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रटने का कोशिश करते हैं ना, जिस कारण से हमें यह पता नहीं हो पाता है कि ये अम्ल है या क्षार है। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही सरल तरीके से इन सब को पहचानना बताऊंगा और बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, आप भी बहुत ही सरल तरीके से इनको बता पाओगे कि ये अम्ल है या क्षार है। याद रखिए दोस्तों, परीक्षा हाल में बहुत सरल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परीक्षा दिलाने जाते हो तो आप लोग निश्चित रूप से देखते होंगे कि क्या आपको कभी ये पूछा जाएगा कि HCl क्या है? नहीं पूछा जाएगा। इतना सरल क्वेश्चन थोड़े पूछेगा, आपको पूछा जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। इनको तो सब जानते हैं, चलो ठीक है। ये पूछ दे तब आप क्या करोगे बताओ? मतलब NH4 प्लस यहां पर लिखा है प्लस आयन, अब इनको बताना है कि ये अम्ल है या क्षार है। आपको ये पूछ दे क्लोरीन माइनस, है ना, आपने अभी तक तो HCl को पढ़ा है, मैंने बताया था कि HCl क्या है, अम्ल है। लेकिन क्या आप जानते हो कि क्लोरीन माइनस आयन अम्ल है या क्षार है? नहीं जानते ना भाई। आप क्या इसको जानते हो, HCO3 माइनस आयन ये अम्ल है कि क्षार है? नहीं पता होता है। क्यों? क्योंकि हम सरल चीजों को पढ़ना सीखते हैं, सरल चीजों को तो जानते हैं, लेकिन यदि उसको थोड़ा घुमा के दे दिया जाए, और परीक्षा हाल में याद रखिए थोड़ा प्रश्न जो है घुमावदार ही रहेगा। तो मैं आपको आज इतना सरल तरीके से इनको बताऊंगा कि आपको आसानी से याद हो जाएगा कि ये अम्ल है या क्षार है। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के जो एजुकेशनल वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो आइए मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं कि अम्ल है क्षार, उसके बाद मैं इनका बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि बॉन्स्टेड-लोरी सिद्धांत क्या है, फिर उसी के आधार पर हम इन सभी का बता पाएंगे कि ये अम्ल है या क्षार है। तो दोस्तों, ये तो पता है, मैं आपको फटाफट बता सकता हूं, जिस प्रकार मैं बताऊंगा उसी प्रकार आप भी बता पाओगे कि ये अम्ल है या क्षार है। जैसे ये क्या है, ये तो सब जानते हैं कि ये क्षार है, तो निश्चित रूप से ये क्या है, ये अम्ल है। क्यों अम्ल है, इनको मैं बताऊंगा। अब ये क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, CO3 डबल है ना, डबल माइनस है, मतलब माइनस चार्ज डबल है, दो बार माइनस चार्ज है, तब ये क्या है, तो ये देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत सावधानी से देखिएगा, ये क्षार होता है। तो ये क्या है, फिर ये क्या है, अम्ल है। आप अभी बिल्कुल मत रखिए, अभी आप दिमाग बिल्कुल मत लगाइए, मैं आज पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप लोग दिमाग लगाइए, तो आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये क्या होगा बताओ, ये क्षार होता है, ये भी क्या होगा, ये भी क्षार कहलाएगा। अब ये क्या है बताओ, आपको तो ये पता है CH3 COOH, ये क्या है, इनको तो आप हमेशा जानते हो ना, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है, मतलब ये दुर्बल अम्ल होता है, तो निश्चित रूप से ये क्या कहलाएगा, ये क्षार कहलाएगा। अब इसको अम्ल और क्षार क्यों कहा जा रहा है, तो इनको मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बताऊंगा। ध्यान दीजिए, ये संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार होते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, तो आपको आज का वीडियो बहुत ही आसानी से समझ आएगा। और ये जो बता रहा हूं, इनका कॉन्सेप्ट समझिए, ध्यान दीजिए, रटिए बिल्कुल मत, रटने से काम नहीं चलेगा। मैं इनका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर आपको हमेशा याद रहेगा, रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हमने कल के वीडियो में जाना था कि आर्नियस ने सिद्धांत दिया था कि जो क्या करता है, हाइड्रोजन प्लस देता है, वो क्या कहलाता है,
अम्ल कहलाता है, और जो OH माइनस आयन देता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। लेकिन हमने कल देखा था कि कुछ ऐसे केमिकल हैं जिनको हम नहीं बता सकते कि ये अम्ल है या क्षार है, क्योंकि कुछ ऐसे पदार्थ थे जो OH माइनस तो दे रहा था लेकिन वो क्षार नहीं था, है ना। लेकिन और कुछ ऐसे थे जो H प्लस आयन नहीं देने के बावजूद भी अम्ल था, जैसे HCl का गैसीय अवस्था, मैंने बताया था ना, HCl जो है गैसीय अवस्था में ये अम्ल होता है, लेकिन गैसीय अवस्था में ये H प्लस आयन नहीं देता है। अब जब H प्लस आयन नहीं देता है तो ये अम्ल क्यों हो गया, क्योंकि आर्नियस ने बताया था उसके विरुद्ध गया था, फिर भी ये अम्ल था। तो कुछ नियमों का उल्लंघन हो रहा था, मतलब हमने आर्नियस में देखा कि कुछ केमिकल के गुणों को बता पाने में वो असमर्थ था कि ये अम्ल है कि क्षार है। फिर ब्रॉन्स्टेड-क्लॉरी आया, इसने बताया कि अम्ल और क्षार की परिभाषा इस प्रकार होनी चाहिए। तो इसने बहुत ही सरल तरीके से परिभाषा दिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन त्यागता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सरल तरीके से आपको समझा रहा हूं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन त्यागता है, मतलब प्रोटॉन को डोनेट करता है, और क्षार वे हैं जो उसी प्रोटॉन को क्या करे, एक्सेप्ट कर ले, मतलब ग्रहण कर ले। बड़ा सिंपल सा परिभाषा है। अम्ल वे हैं जो प्रोटॉन त्यागता है और क्षार वो है जो प्रोटॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। इसका मतलब यह है एक जो है प्रोटॉन डोनर है और एक जो है प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो कुल मिला के आपको बहुत सरल तरीके से यहां पे बता दिया गया है, अम्ल प्रोटॉन दाता होता है और क्षार जो है प्रोटॉन ग्राही होता है। अब इसके हम बहुत सरल से उदाहरण आपको बताते हैं, फिर आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। तो आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, HCl प्लस H2O, इनको हम क्रिया कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार का उत्क्रमणीय अभिक्रिया को भी व्यक्त करता है। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से समझ आएगा। जैसे हमको ये तो पता है कि HCl क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक है। अब ये जल जो है दोनों गुण रखता है ना, क्योंकि कल के उदाहरण में हमने पढ़ा था कि H प्लस भी देता है और OH माइनस भी देता है, मतलब ये अम्ल भी है और क्षार भी है। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं कि ब्रॉन्स्टेड-क्लॉरी के आधार पर अम्ल और क्षार किसे कहते हैं। तो अम्ल किसे कहते हैं, जो H प्लस त्यागता है, जो H प्लस देता है, मतलब प्रोटॉन देता है, वो क्या है, अम्ल है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर HCl है, तो HCl में H प्लस और क्लोरीन माइनस, तो ये HCl में जो क्लोरीन जो है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूं। HCl में ये कहा जाए कि क्लोरीन जो है H प्लस को त्याग रहा है, इसका मतलब HCl से H प्लस निकल रहा है, इसका मतलब इसमें HCl में H प्लस को देने की गुण पाया जा रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने अम्ल लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, H प्लस दे रहा है, तो इस H प्लस को कोई लेने वाला भी होना चाहिए, तो इस H प्लस को ये लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, H3O प्लस, ठीक है। इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, मैंने कल भी बताया था। अब ध्यान दीजिए, इसने H प्लस को त्यागा और इसने क्या कर लिया, ले लिया, तो यहां पर क्या बच गया, क्लोरीन माइनस। अब ध्यान दो, बहुत सरल तरीके से, ये देखो हमने बताया ना, जो प्रोटॉन त्यागता है, देखो डोनर प्रोटॉन त्यागता है, तो HCl ने प्रोटॉन त्यागा, वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तो हमने अम्ल लिख दिया। यहां पर लिखा है प्रोटॉन ग्राही, वो क्या कहलाता है, क्षार। तो प्रोटॉन को ग्रहण किसने किया, इसने प्रोटॉन त्यागा और उस प्रोटॉन को ग्रहण इसने किया। देखो यहां पर लिखा ना, H2O में एक हाइड्रोजन हमने और दिया, तब ये क्या बन गया, H3O प्लस, इसने लिया हुआ है, एक लिया, मतलब इसके पास धन हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो क्या कहा जाए कि ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा क्षार कहलाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो दोस्तों, यहां पर आपको बहुत सावधानी से समझना है। इस कंडीशन में ध्यान दो, यहां पर हमें ध्यान देना है। यहां पर देखिए, इसमें H3O प्लस आयन है, हाइड्रोनियम आयन है, और ये क्लोरीन माइनस आयन है। अगर इसको हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कराएं तो इसका मतलब क्या है, ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन माइनस आयन, इसमें कौन सा गुण है, इसमें हाइड्रोजन को ग्रहण करने का गुण है। मतलब देखो ये माइनस आयन लिखा है ना, जब इसको हाइड्रोजन मिलेगा तब ये क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। समझ आ गया, कहने का मतलब क्या है,
अब इसमें कौन सा गुण है? हाइड्रोजन लेने का गुण है, ना कि देने का। इसका मतलब हमने बताया है जिसमें लेने का गुण होता है, जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, वो क्या कहलाता है? वो क्षार कहलाता है। इसका मतलब ये है कि यहां पर हम क्या लिख दें? इसको हम क्षार लिख दें। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? फिर ये क्या कहलाएगा? ये अम्ल कहलाएगा। देखो बहुत ही सरल तरीके से आपको समझा रहा हूं। कुछ और उदाहरण भी अच्छे उदाहरण बताऊंगा मैं, जिनके माध्यम से आपको बहुत आसानी से ये अम्ल और क्षार समझ आ जाएगा। इसका मतलब अम्ल जो है जब क्या करता है? हाइड्रोजन त्यागता है, तो उनके द्वारा क्या बनता है? ध्यान दीजिए, क्या बनता है? क्षार बनता है। और क्षार जो है क्या करता है? हाइड्रोजन को ग्रहण करता है, तो उसके द्वारा क्या बनता है? अम्ल बनता है। और इन्हीं को आगे चलकर संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार कहा गया। जैसे अम्ल द्वारा जो क्षार बनता है वो इसका क्या कहलाता है? संयुग्मी क्षार कहलाता है। और क्षार द्वारा जो अम्ल बनता है वो क्या कहलाता है? संयुग्मी अम्ल कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप बहुत सारे जो उदाहरण हैं उनको देख के बता दोगे कि ये अम्ल है या क्षार है। अब देखो आपके परीक्षा हाल में ऐसा कोई प्रश्न आता है इस प्रकार कि ये अम्ल है या क्षार है, तो निश्चित रूप से आप इसको बहुत ही आसानी से बता सकते हो। आइए मैं आपको कुछ और उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको बहुत ही सरल उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि जल के माध्यम से, है ना, ये जल ही है। देखो, तो हमने बताया था ना कि जल जो है अम्ल के समान भी काम करता है और क्षार के समान भी कार्य करता है। ये देखो NH3 है, अब ये तो पता है कि ये क्या है? क्षार है। ठीक है, तो इसको हम किस रूप में ले सकते हैं? अब चलो अभी हम इसको अम्ल नहीं बोलते क्योंकि हम परिभाषा में चलते हैं। पहले ध्यान दीजिए, अम्ल और क्षार किसे कहते हैं? क्षार क्या कहलाता है? जो ग्रहण करता है। और अम्ल किसे कहते हैं? जो प्रोटॉन देता है। यहां पर देखिए दोस्तों, ये जल है तो यहां से हाइड्रोजन निकल सकता है, तो ये हाइड्रोजन त्यागेगा, तो इस हाइड्रोजन को कौन लेगा? ये लेगा। अब देखो ये NH3 पहले से है, अगर इनको एक हाइड्रोजन दे दिया जाए तो ये हो जाएगा NH4 प्लस हो जाएगा। ठीक है, NH4 प्लस हो गया। अब यहां से क्या निकला है? एक हाइड्रोजन निकला है। इसका मतलब ये है, ये जो है प्रोटॉन दाता हो रहा है, प्रोटॉन को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। और हमने बताया था जो डोनेट करता है, यहां पर देखिए जो प्रोटॉन दाता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है, वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। मतलब यहां पर देखिए जल जो है अम्ल के समान व्यवहार कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां से एक हाइड्रोजन निकल रहा है और इसमें आ रहा है। देखो NH3 था, इसने एक हाइड्रोजन लिया तो यहां पर क्या बन गया? NH4 बन गया। अब देखिए यहां पर क्या बच गया है? OH माइनस आयन। ठीक है, अब ध्यान दो, जब ये क्षार है और ये अम्ल है, ये क्षार जो है लिखा है, देखो क्षार प्रोटॉन ग्राही है। ये क्या करता है? प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, मतलब H+ को ग्रहण कर रहा है। ये अम्ल क्यों है? क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये जो है हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है। अब ये डोनेट कर रहा है तो यहां पर देखो, अब यहां पर देखिए इसने क्या कर दिया है? NH4+ लिया है और इसने क्या करा है? त्याग दिया है। अब क्या करेगा? इसमें कौन सा गुण आ जाएगा बताओ? इसमें ग्रहण करने का गुण आ गया है इसमें, और इसमें दाता मतलब दान करने का गुण आ गया है, यहां कहा जाए, है ना। इसमें ग्रहण करने का गुण आ गया है, मतलब OH माइनस है। अगर इसको एक हाइड्रोजन दे दिया जाए तब ये पुनः क्या बना लेगा? ये बना लेगा H2O। तो OH माइनस में कौन सा गुण है? ग्रहण करने का गुण है। और जिसमें ग्रहण करने का गुण होता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? उसको हम क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें देखो इसमें दान, जो क्या करता है? प्रोटॉन को दान करता है। देखो यहां पर लिखा ना, तो इसमें दान करने का गुण आ गया। देखो NH4+ है ना, अर्थात ये क्या कर सकता है? एक हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है, मतलब एक प्रोटॉन दे सकता है, इसलिए क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अम्ल। तो निश्चित रूप से आपको बहुत आसानी से समझ आ रहा होगा कि क्षार द्वारा, देखो NH3+ इनके द्वारा और H2O+ इनके द्वारा जो त्यागा जाता है और जो ग्रहण किया जाता है वो उनके क्या कहलाते हैं? संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये क्या कहलाएगा? ये क्षार कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये अम्ल कहलाएगा। ठीक है, यहां पर देख लीजिए दोस्तों, यहां पर ये
ये संयुग्मी क्षार, देखो ये क्षार का संयुग्मी अम्ल ये होगा और अम्ल का जो संयुग्मी क्षार है वो ये होगा। तो इस प्रकार आप संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार को परिभाषित कर सकते हैं। आगे चल के हम बताएंगे कि अम्ल और क्षार को कितना आसानी से आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। तो आइए दोस्तों कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जल जो है, जल मतलब H2O, ये क्या करता है, प्रोटॉन को ग्रहण भी करता है और ये क्या करता है, लेता है और देता भी है। मतलब ये दोनों है, ग्राही भी है और दाता भी है। ये प्रोटॉन को ग्रहण भी करता है और दान भी कर सकता है, मतलब त्याग भी सकता है। इसलिए जल को क्या कहा जाता है, ये उदासीन होता है, इसलिए इसको उभयधर्मी है ना। इसलिए दोस्तों जल को उभय प्रोटिक विलायक कहा जाता है और इसलिए उदासीन भी होता है ना। ये क्या करता है, इसकी खासियत होती है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सरल तरीके से बता रहा हूं। जल जो है अम्ल के समान व्यवहार कब करेगा, जब इसको प्रबल क्षार के साथ क्रिया कराया जाएगा, ठीक है। और जल ही क्षार के समान व्यवहार करेगा, कब करेगा, जब इनको प्रबल अम्ल के साथ क्रिया कराया जाता है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि अम्ल और क्षार किसे कहते हैं, किसके आधार पर, कांस्टेंट लॉरी के सिद्धांत के आधार पर हम ये बता देंगे कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। आइए दोस्तों, इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार किसे कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और ये बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार किसे कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ये संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार क्या है। ये बहुत ही सरल चीज है, मैंने अभी बताया था। अम्ल क्या करता है, प्रोटॉन त्यागता है। तो प्रोटॉन त्यागने के बाद, अम्ल के द्वारा प्रोटॉन त्यागने के बाद जो क्षार बनेगा वही उसका क्या कहलाएगा, संयुग्मी क्षार कहलाएगा। और क्षार के द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद जो अम्ल बनेगा वो उसका क्या कहलाएगा, संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। तो ध्यान दीजिए, बहुत सरल तरीका से आपको बताया जाएगा। देखो एक कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस कहलाता है ये। देखिए जैसे कि संयुग्मी क्षार मतलब कॉन्जुगेटेड क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे, अम्ल जब क्या करता है, प्रोटॉन को त्यागता है और प्रोटॉन त्यागने के बाद जो क्षार बनेगा वो क्या कहलाएगा, संयुग्मी क्षार कहलाएगा। उसी प्रकार संयुग्मी अम्ल, अब संयुग्मी अम्ल किसे कहेंगे जी, क्षार द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद जो क्या बनेगा, अम्ल बनेगा, वो क्या कहलाएगा, संयुग्मी अम्ल कहलाता है। और ये बहुत ही सरल होता है। मैं आपको कुछ बहुत सरल से उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। आइए हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे H2O प्लस NH3, ये उदाहरण बहुत आसान है, आप ध्यान दीजिएगा। H2O जो है और NH4 ये क्या है, मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझा रहा हूं। ये क्षार है और ये क्या है जी, अम्ल है। ये क्षार है, क्षार में गुण कौन सा होता है, हाइड्रोजन मतलब H प्लस ग्रहण करने का। तो ये H प्लस लेगा तो ये क्या बना देगा, NH4 प्लस बनाएगा, ठीक है। अब इसने त्यागा, ठीक है, एक हाइड्रोजन त्यागा मतलब प्रोटॉन त्यागा, तो ये क्या बनाएगा। अब आपको समझ आ गया होगा, अम्ल ने मतलब जल ने एक क्या किया, हाइड्रोजन त्यागा, तो इसके द्वारा क्या बना, ये बना। निश्चित रूप से आपको दिख रहा होगा कि इसने क्या बनाया, ये अम्ल है तो ये क्या कहलाएगा, उसका क्षार कहलाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो, ये क्षार है और ये क्या कहलाएगा उसका, ये देखो ये क्या कर रहा है, इसने हाइड्रोजन को क्या किया है, लिया है ना। जब ये क्षार है तो ये क्या हो जाएगा, क्यों, ध्यान दीजिएगा अभी समझा रहा हूं। ये अम्ल क्यों कहलाएगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये अब क्या कर सकता है, प्रोटॉन त्याग सकता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल तरीके से समझिएगा, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। इन दोनों में जैसे NH3 ने क्या किया, इसमें हाइड्रोजन लेने का गुण है, मतलब प्रोटॉन ग्रहण करने का गुण इसमें है, और जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। तो इसने प्रोटॉन ग्रहण करके ये बनाया, NH4 प्लस आयन बनाया। क्या NH4 प्लस आयन जो है और हाइड्रोजन ले सकता है, नहीं ले सकता। तो ये क्या करेगा, फिर इसमें त्यागने का गुण आ गया है, और जो H प्लस त्याग सकता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग,
अम्ल बोलते हैं। तो ये देखो लिखा है अम्ल। उसी प्रकार देखो ये क्या है, अम्ल है, तो ये उसका क्या है, क्षार। क्यों क्षार है, क्योंकि इसमें अब क्या है, इसमें कौन सा गुण आ गया है, ये हाइड्रोजन ले सकता है, मतलब प्रोटॉन को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये अम्ल है तो ये उसका क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा संयुग्मी क्षार। ठीक है, ये देखो ये उसका संयुग्मी क्षार है। अब जब ये अम्ल है तो ये उसका क्या कहलाएगा, ये उसका संयुग्मी क्षार कहलाएगा, है ना। एक संयुग्मी क्षार और एक जो है संयुग्मी अम्ल। जैसे ये क्षार है तो ये उसका संयुग्मी अम्ल कहलाएगा, ठीक है, और ये अम्ल है तो ये उसका संयुग्मी क्षार कहलाता है। तो इसी प्रकार आप बहुत सारे उदाहरण बता सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके माध्यम से बहुत ही कठिन, जिनको हम परीक्षा हाल में छोड़ के आते हैं, उनको भी सरल तरीके से बता सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, एक उदाहरण हमेशा पूछा जाता है कि ये अम्ल है या क्षार है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये वाला CO3 डबल माइनस, ये अम्ल होता है कि क्षार होता है। तो इनको अक्सर पूछा जाता है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है HCO3 सिंगल माइनस। ठीक है, तो ये अम्ल है या क्षार है, इनको हमेशा पूछा जाता है। तो इनका एक ही लाइन में आपको याद हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसे उदाहरण है, H2O प्लस CO3 डबल माइनस। फिर यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल तरीके से वो दोनों के आंसर यहां पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए HCO3 डबल माइनस है, मतलब अब ये देखो इसमें H प्लस निकालने का, मतलब H प्लस त्यागने का गुण इसमें है, तो ये H प्लस को इसको देगा, तो ये क्या हो जाएगा HCO3 माइनस। क्योंकि एक H प्लस ले लिया ना इसने, तो एक H प्लस लेगा तो एक माइनस कहां चला जाएगा, उनके साथ साझा करके क्या कर दिया, एक माइनस गायब हो गया, क्योंकि इनके साथ H प्लस आ गया। इसका मतलब देखो HCO3, अब देखो इसने एक H दिया है, तो यहां पर क्या बचेगा OH माइनस, OH माइनस। अब देखो ये आपको समझ आ गया होगा, ये क्या कर रहा है, H प्लस को दे रहा है, मतलब ये क्या है, जो देता है वो क्या होता है, वो अम्ल होता है। और ये H प्लस को क्या कर रहा है, ले रहा है, मतलब ये क्या है, क्षार है। अब देखो इसमें H प्लस, इसने H प्लस ले रखा है, लेकिन अब इसमें देखो ये कौन सा अभिक्रिया लिखा है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया लिखा है ना। अब ये H प्लस को क्या कर सकता है, दे सकता है, त्याग सकता है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये जो है अब अम्ल कहलाएगा। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, ये जो है क्षार। ये क्यों क्षार कहलाएगा, क्योंकि इसमें अब एक हाइड्रोजन प्लस एक प्रोटॉन लेने का गुण आ गया है। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये अम्ल है तो इसका संयुग्मी क्षार ये कहलाएगा। ठीक है, अब जब ये अम्ल है तो इसको संयुग्मी क्षार ये कहलाएगा, या फिर ये कह सकते हैं अगर ये क्षार है तो ये उसका क्या कहलाएगा, संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरणों को आप आसानी से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो एक से अधिक प्रोटॉन का त्याग कर सकता है, तो उनके प्रोटॉन त्यागने के गुण के आधार पर ही उसको क्या बोलते हैं, द्विप्रोटिक या फिर त्रिप्रोटिक अम्ल बोलते हैं, है ना। जैसे एक प्रोटॉन का त्याग करेगा तो नॉर्मली वो तो अम्ल कहलाता है, लेकिन जो दो प्रोटॉन त्यागता है, लेकिन याद रखिए वो एक ही स्टेप में नहीं त्यागेगा, उनके लिए क्या करेगा, वो अलग अलग स्टेप में प्रोटॉनों का क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है। तो इस प्रकार के भी कुछ उदाहरण हैं जिनको हम क्या कह सकते हैं, द्विप्रोटिक या फिर त्रिप्रोटिक अम्ल बोल सकते हैं। और ध्यान दीजिए दोस्तों, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो अम्ल के समान भी और क्षार के समान भी व्यवहार करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, उभयधर्मी। ये हमेशा याद रखिए। आइए मैं आपको कुछ उदाहरण बता दूं। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो H2SO4 होता है, H2SO4, ये क्या कहलाता है, द्विप्रोटिक है। क्यों, H2SO4 में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता है, पहले बार जब हाइड्रोजन को त्यागता है और ये एक बार पुनः हाइड्रोजन का क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है, तब ये क्या बनाएगा, SO4 डबल माइनस है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये द्विप्रोटिक अम्ल होता है। ये अम्ल तो है लेकिन ये क्या कहलाता है, द्विप्रोटिक अम्ल है। तो इसी प्रकार आप अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम लुईस अम्ल और लुईस क्षार के बारे में पढ़ेंगे और लुईस डॉट के बारे में भी जानेंगे कि लुईस डॉट होता क्या है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कई बच्चे को लुईस डॉट बनाने नहीं आता है
और लुईस अम्ल और लुईस क्षार को भी पहचानने नहीं आता है। तो अगले वीडियो में इसको बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ आया होगा, और यदि आज का वीडियो आपको समझ आया है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से हम लोग का मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।